ड्रैकुला और अनीता डोंगरगढ़ के जंगल के नीचे बनी सुरंगों की भूल भुलैया में भटक रहे थे कि अचानक ड्रैकुला सतर्क हो गया। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। क्या क्या मतलब? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछा? कौन पीछा कर रहा है? वो दरिंदा? नहीं, ये कुछ और है। कुछ। अनीता, पीछे हटो। ड्रैकुला ने अनीता को पीछे धकेल दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आती हुई आफत का गला पकड़ लिया। ये क्या है? ये तो कोई बौना है। ये कोई नॉर्मल ड्वार्फ नहीं है, ये मरा हुआ है, एक चलती फिरती लाश। लाश? ठीक उस एलिफेंट की तरह। यस। ओह, मैं समझ गई। इन्हें हमारे यहाँ वेताल कहते हैं। पर ये यहाँ कैसे? ड्रैकुला ने अनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान पास आते हुए शोर पर था। पूरी सुरंग में अब एक नारा गूंज रहा था। ये क्या है? अनीता, भागो यहाँ से। पर तुम? इससे पहले कि ड्रैकुला अनीता के सवाल का जवाब देता, बौनों की वो फौज जंगली जानवरों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़ी। अनीता, भागो यहाँ से। जाओ। पर मैंने कहा जाओ। हाँ? हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। ड्रैकुला उन बौनों का सामना कर रहा था, वहीं अनीता दूसरी दिशा में भाग चुकी थी। बौने संख्या में ज्यादा थे। वो ड्रैकुला को जगह जगह काट रहे थे और ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सुरंग उन बौनों से भरती जा रही थी। ड्रैकुला एक एक करके उनको चीर रहा था, लेकिन वो बौने मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ड्रैकुला को समझ आ चुका था कि इन बौनों को मारना आसान नहीं था। वैसे भी जो पहले से मरा हुआ हो उसको कोई कैसे मार सकता है? ड्रैकुला उस वेताल सेना को हराने का रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनीता बचकर निकलने का रास्ता खोज रही थी। ओह नो, सामने तो 3 सुरंग है। किसमें जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कोई वेताल मेरा पीछा कर रहा है। आने दो उसको, मैं इसी मशाल से उसे जला दूंगी। अनीता मशाल लेकर तैयार थी और कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक वेताल खड़ा था। आजा, आजा, मुझे काटने आया ना तू? पास आ, फिर तुझे बताती हूँ। ये ले बौने। अनीता ने अपनी तरफ दौड़ते हुए बौने पर मशाल से वार कर दिया और उसका जिस्म धधक उठा। अब जल के मर जा। बड़ा आया था मेरा शिकार करने। अनीता अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई क्योंकि अचानक आवाजों का शोर तेज हो गया था। ओ नहीं, लगता है बहुत सारे वेताल इधर आ रहे हैं। मैं इतने सारों से अकेले नहीं लड़ सकती। मुझे भागना चाहिए, पर किस सुरंग में जाऊं? अनीता ने भागने का निर्णय लिया और कुछ देर सोचने के बाद एक सुरंग में ओझल हो गई, जहां एक और ड्रैकुला उन शैतान बौनों से जूझ रहा था और अनीता भागकर अपनी जान बचा रही थी। वहीं सूरज डूबने के साथ वो दरिंदा भेड़िया भी शिकार पर निकल चुका था। चलो वॉल्टर्स, शिकार का समय हो गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मना करने की हालत में नहीं हो वॉल्टर्स। आज आसमान में फुल मून है, यानी तुम अब मेरे गुलाम हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे पीछे आओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? वॉल्टर्स अब अपने शरीर का कंट्रोल खो चुका था। उसके कदम उसे उस केव के बाहर खींच रहे थे और वो आगे बढ़ने को मजबूर था। नहीं, 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 नहीं। वॉल्टर्स गुफा से बाहर आ चुका था। चांद की रोशनी उसके पूरे शरीर को नहला रही थी और भेड़ियों के उस रुदान के बीच उसका रूप बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? What is happening to me? Welcome Walters. वेवाद की वफादार सेना में तुम्हारा स्वागत है। अब चलो ड्रैकुला का शिकार करने। जाओ, पूरे जंगल में फैल जाओ। आज हमें इतिहास लिखना है। वॉल्टर्स, तुम मेरे साथ रहोगे। चलो ब्लैड को ढूंढने। भेड़ियों के ये रुदान पूरे जंगल को बता रहा था कि आज की रात कयामत की रात है और कहीं दूर बैठे उस साधु को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो चुका था। बाबा, बाबा! अरे जनगर, तुम शेष कबीले वालों के साथ नहीं गए?
मैंने कहा था ना कि वन से दूर चले जाना। बाबा, आप जानते हो कि मैं आपको छोड़ के ना जा सकूं, पर बाकी सब सुरक्षित है को। तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव में मुझे अपना अक्स दिखता है जनघर। क्या आप भी किसी साधु के सेवक थे को? आज भी हूँ। उनकी सेवा में ही मैं यहाँ हूँ। उनकी सेवा ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। कौन बाबा? फिर कभी बताऊंगा जनघर, अभी समय प्रतिकूल है। बाबा, आपने बताया ना कि यो भेड़ियों रो क्यों रहे है गो? काल चक्र के पतल पर एक महायुद्ध का आज प्रारंभ हो रहा है जनघर। दुष्ट शक्तियां अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चलायमान हो चुकी है। बाबा, बचपन में लोक कथाओं में सुना है गो कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीते है गो। तो क्या इस लड़ाई में भी? ये कलयुग है जनघर, काली शक्तियों का युग। जैसे सर्प के विष का उपचार सर्प के विष से बनी औषधि करती है, उसी प्रकार इस महायुद्ध में दुष्टता का प्रतिकार दुष्ट ही करेगा। किंतु वो दुष्ट विजयी होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जब चुनाव का समय आएगा तो वो क्या चुनेगा, अच्छाई या बुराई। अब जाओ जनघर, इसे हमारा निर्देश समझो, प्रार्थना समझो या आदेश, पर अपने कबीले के पास लौट जाओ। पर बाबा, जाओ जनघर, गुरु के आदेश का सम्मान करो। ड्रैकुला को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दुनिया का भविष्य उस पर निर्भर था और उसका जीतना जरूरी था। वो तो अभी 3 फुट के उन मुर्दा बौनों से ही नहीं जीत पा रहा था। चटिया मटिया ड्रैकुला को थका रहे थे। उधर अनीता भागते भागते एक सुरंग से दूसरी सुरंग में भटक रही थी। हे राम, थक गई मैं तो। पता नहीं ये टनल्स की भूल भुलैया कहाँ खत्म होगी। पर अब तो भूख और प्यास से बुरा हाल हो रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब जाऊं कहाँ। लगता है मैंने उनको चकमा दे दिया। कोई आवाज नहीं आ रही है। सही है, अब थोड़ा आराम से देखती हूँ। इन दीवारों पर कोई ना कोई हिंट या डायरेक्शन जरूर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ कुछ तो है। एक मिनट, ये तो रामायण का सीन लगता है। हनुमान जी लग रहे हैं, पर बच्चे जैसे। कहीं ये देखना पड़ेगा। नहीं, इस तरफ तो कुछ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। एक मिनट, ये तो आगे देखना होगा। आगे क्या है? हाँ, ये तो रामायण का चित्रण है, किष्किंधा कांड का। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि कैसे उन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, और उसके बाद इंद्र ने गुस्से में उन पर। हाँ, ये आगे वही बना है। इंद्रदेव ने अपने वेपन वज्र से उनको मारा था, जिससे वो बेहोश हो गए थे, और फिर वायुदेव ने पूरी दुनिया की ऑक्सीजन हटा दी थी। पर पीछे की वॉल्स तो खाली थी। इस अकेले एक पार्ट का यहाँ होने का क्या कारण है? अगर रामायण को इन वॉल्स पर म्यूरल की तरह उतारना ही था तो और भी इवेंट्स थे। जगह जगह हनुमान जी की आरती, श्लोक एटसेट्रा तो लिखे हुए थे, पर ये म्यूरल, और वो भी सिर्फ एक इवेंट का। मुझे आगे देखना चाहिए कि आगे क्या है। ये तो आगे की स्टोरी है, वायुदेव के ऑक्सीजन रोकने से लेकर हनुमान जी के होश में आने तक की। एक मिनट, ये आगे क्या है? ये तो सिमिलर म्यूरल्स हैं। हनुमान जी सन को निगल रहे हैं। एक मिनट, ये क्या है? हाँ, ये इवेंट तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी सुना। ये आखिर है क्या? मुझे ध्यान से एक एक म्यूरल को देखना होगा। शायद इसी में यहाँ से निकलने का कोई राज छुपा है, या शायद कुछ और। अनीता शायद एक सच के काफी करीब पहुंच चुकी थी, पर अभी उसे उस सच को समझना बाकी था। वहीं उस जंगल से दूर एक नया खेल चालू होने जा रहा था, जिसके अहम किरदार थे जनरल रूट और मिर्जा। मिर्जा, तुम्हारा आदमी ये सब गोट्स को क्यों ला रहा है? जनाब, आपने हमारी मदद मांगी है और आपकी मदद करने के लिए हमें भी किसी की मदद लेनी होगी।
बस उसी गुमनाम मददगार के लिए एक कुर्बानी है। जनरल रूट चुपचाप देखता रहा और मिर्जा के आदमियों ने 18 बकरों को 6-6 की 3 कतारों में बांधकर खड़ा कर दिया। सभी अपनी अपनी जगह ले लो। मिर्जा का आदेश होते ही हर बकरे के बगल में उसका एक आदमी तलवार लेकर खड़ा हो गया। जनाब रूट साहब, आप आराम से तशरीफ रखिए और इस नाचीज को अपना काम करने दीजिए। ठीक है मिर्जा। जनरल रूट चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और मिर्जा को देखने लगा। उकादिम लेका दमन, उकादिम लेका लिहमन, ताला इलाया ला इब्लिसु, आया नब्दक अल वफिया। अचानक वहां तेज हवाएं बहने लगी थी। मिर्जा क्या कर रहा था ये रूट को पता नहीं था, लेकिन उसको ये समझ आ रहा था कि मिर्जा किसी शैतानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी शैतानी शक्ति को जिसका इस खेल में शामिल होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला था।